लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं कि हम लोग फेजर डायग्राम को कैसे क्वेश्चंस में यूज कर सकते हैं। मैंने बोला था कि फेजर डायग्राम जहाँ भी टाइम निकालने का क्वेश्चन आएगा उसमें काफी हेल्पफुल होता है। इक्वेशन लिखने वाला कोई भी क्वेश्चन आएगा वहां पे हेल्पफुल होगा। ग्राफ कन्वर्जन का कोई भी क्वेश्चन आएगा वहां पे हेल्पफुल होगा। फेज डिफरेंस वगैरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा वहां पे हेल्पफुल होगा। तो कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं जो टाइम वाले हैं। जैसे एक दे रखा है कि इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय x इक्वल टू a sin 50t प्लस π/3 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखना x का इक्वेशन दे रखा है x इक्वल टू a sin 50t प्लस π/3। इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करें तो a sin ओमेगा t प्लस π/3। सबसे पहले हमें ओमेगा का वैल्यू दिख रहा है, ओमेगा का वैल्यू 50 है। टाइम पीरियड लिख लिए 2π/ओमेगा मतलब 2π/50, तो यह आ गया π/25 सेकेंड। ये हमारा टाइम पीरियड आया, मतलब वन ऑसिलेशन करने का जो टाइम है वो लग रहा है π/25 सेकेंड। अब ध्यान से देखो ये इक्वेशन क्या है, a sin ओमेगा t प्लस π/3। अब अगर हम इसका फेजर प्लॉट करने जाए तो तुम्हें याद होगा हमने ये लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस किया था कि ये जो वर्टिकल है इस पे SHM को रिप्रेजेंट कर रहा है। स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है a sin ओमेगा t। a sin ओमेगा t का मतलब है पार्टिकल मीन पे है, फेजर यहाँ पे है। इस इक्वेशन को देखो, इक्वेशन क्या है, a sin ओमेगा t प्लस π/3 मतलब a sin ओमेगा t से π/3 आगे π/3। तो देखो तुम इस फेजर को प्लॉट करो इस इक्वेशन को देख के कि ये वाला फेजर होता तो a sin ओमेगा t होता, a sin ओमेगा t प्लस 60 डिग्री है, इसका मतलब फेजर अभी कहीं यहाँ पे है। ये फेजर है, ये वाला एंगल, ये एंगल 60 है। स्टैंडर्ड फेजर a sin ओमेगा t से 60 डिग्री आगे दिख रहा है, इसका मतलब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग अभी पार्टिकल कहीं यहाँ पे होगा। मतलब पार्टिकल कहाँ पे होगा, इस इक्वेशन को देख के हम लोग पार्टिकल के बारे में कमेंट कर सकते हैं कि पार्टिकल मीन पोजीशन और पॉजिटिव एक्सट्रीम के कहीं बीच में है और पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है, क्योंकि फेजर को हमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही रोटेट करवाना है। अब क्वेश्चन में बोला द पार्टिकल विल कम टू रेस्ट एट टाइम t1। अब हमें यह पता होना चाहिए कि रेस्ट पे कहाँ पे आता है। तो देखना अगर तुम ध्यान से देखो तो ये मीन पोजीशन है, ये हमारा पॉजिटिव एक्सट्रीम है, ये निगेटिव एक्सट्रीम है। फेजर से हमें दिख रहा है कि पार्टिकल मीन और पॉजिटिव एक्सट्रीम के कहीं पे बीच में है और किधर की तरफ जा रहा है, तो अभी पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है। एक्सट्रीम पोजीशन वो पोजीशन होता है जहां पे स्पीड 0 होगा और मीन पोजीशन वो पोजीशन होता है जहां पे स्पीड मैक्सिमम होगा और एक्सेलरेशन 0 होगा। पहला क्या पूछा है कि पार्टिकल विल कम टू रेस्ट एट टाइम t1। अगर पार्टिकल रेस्ट पे आ रहा है इसका मतलब है पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच रहा है। तो ध्यान से देखना ये t इक्वल टू 0 पे था फेजर हमारा, पार्टिकल यहाँ पे था। पार्टिकल जब एक्सट्रीम पे आया मतलब रेस्ट में आया, पार्टिकल जब एक्सट्रीम पे आया तो फेजर यहाँ पे आया, मतलब पार्टिकल यहां से यहां गया और फेजर यहां से यहां आया, और फेजर तो कांस्टेंट ओमेगा से चल रहा है। तो टाइम निकालने के क्वेश्चन में हम लोग बस फेजर देखेंगे कि फेजर कहां से कहां जा रहा है। तो फेजर कितना एंगल चल रहा है, ये वाला इनिशियल 60 था, ये टोटल 90 है, मतलब फेजर कितना एंगल चला, फेजर 30 डिग्री चला। फेजर को 360 डिग्री चलने में कितना टाइम लग रहा है, π/25। क्यों, क्योंकि उसका जो टाइम पीरियड आया है, वन टाइम पीरियड में फेजर 360 डिग्री रोटेट कर रहा है, π/25 सेकेंड लग रहा है। 1 डिग्री चलने में कितना लगेगा, π/25 इंटू 360। अभी वो कितना डिग्री चल रहा है फेजर, 30 डिग्री, तो 30 डिग्री में लेगा π/25 इंटू 360, इधर आ गया 30, यह आ गया तुम्हारा 12, तो π/300। तो π/300 मतलब या तो A भी हो सकता है या C भी हो सकता है। ये कौन सा टाइम था, जब पार्टिकल एक्सट्रीम पे पहुंच रहा है t=0 के बाद। एक्सट्रीम पे मतलब पार्टिकल अभी रेस्ट पे आ रहा होगा। फिर बोला है एंड इट विल हैव जीरो एक्सेलरेशन। जीरो एक्सेलरेशन कब होगा, इसका मतलब जीरो एक्सेलरेशन होने के लिए, अब फिर से मैं यहां से प्लॉट कर रहा हूं, देखो t = 0 पे
पार्टिकल फेजर यहाँ पे था t इक्वल टू 0 पे, पार्टिकल यहाँ पे था। पार्टिकल यहाँ से एक्सट्रीम पे गया होगा, एक्सट्रीम से जब मीन पे आया होगा, तो जब वापस यहाँ पे मीन पे आया और अभी निगेटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है, इसका मतलब हमारा फेजर किधर आ चुका है, फेजर अभी हमारा यहाँ पे आ चुका है। जब फेजर यहाँ पे होगा तो पार्टिकल अभी मीन पे होगा और अभी हमारा स्पीड मैक्सिमम होगा और एक्सेलरेशन 0 होगा। तो 0 एक्सेलरेशन आने के लिए फेजर को कितना एंगल कवर करना पड़ा, तो 90 प्लस 30 120 तो फिर से 360 डिग्री चलने में कैपिटल टी टाइम ले रहा है, कैपिटल टी वही है पाई बाई 25। 1 डिग्री चलने में लिया होगा टी बाई 360, 120 डिग्री कवर करने में लिया होगा टी बाई 360 इंटू 120 मतलब टी बाई 3। टी बाई 3 का मतलब है पाई बाई 75। तो पहला आंसर था पाई बाई 300, दूसरा आंसर है पाई बाई 75, ऑप्शन ए होगा। तो कितना इजली हो गया। टाइम निकालने के किसी भी क्वेश्चन में तुम्हें क्या करना है, तुम्हें फेजर को प्लॉट करना है, फिर देखना है कि जो कंडीशन दे रखा है जब उस पार्टिकल के पोजीशन के कोरेस्पॉन्डिंग फेजर कहाँ पे है। अगर हम फेजर को प्लॉट कर पाए तो हमें पता है कि फेजर कांस्टेंट ओमेगा से रोटेट कर रहा है, तो हम लोग टाइम इजली कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टैंडर्ड फेजर याद रखना है, मैंने बोला था कि सबसे स्टैंडर्ड है। अगर इक्वेशन है ए साइन ओमेगा टी, मतलब फेजर यहाँ पे है और पार्टिकल मीन पे है, किधर की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ। एक स्टैंडर्ड फेजर ये भी है कि अगर ए कॉस ओमेगा टी है, मतलब टी इक्वल टू 0 पे, यहाँ पे है फेजर, टी इक्वल टू, यहाँ पे फेजर है टी इक्वल टू 0 पे, मतलब माइनस ए साइन ओमेगा टी, टी इक्वल टू 0 पे फेजर ऐसा है, मतलब माइनस ए कॉस ओमेगा टी। इक्वेशन क्या दिखा, ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3, मतलब स्टैंडर्ड फेजर ए साइन ओमेगा टी से 60 डिग्री आगे, मतलब हमने टी इक्वल टू 0 वाला फेजर प्लॉट किया, यहाँ पे था, इसके कोरेस्पॉन्डिंग पार्टिकल अभी यहाँ पे था, मतलब पार्टिकल मीन और पॉजिटिव एक्सट्रीम के कहीं बीच में था। किधर की तरफ जा रहा था, पॉजिटिव एक्सट्रीम पे। एक्सट्रीम पे पहुंचा होगा तो स्पीड 0 हुआ होगा फर्स्ट टाइम, ऐसा तो स्पीड कई बार 0 हो रहा होगा, फिर से वापस यहाँ पे आएगा, फिर वापस आएगा, क्योंकि तो ऐसा चम कर रहे हैं। लेकिन बोला है फर्स्ट टाइम जब स्पीड 0 होगा, मतलब पार्टिकल यहाँ से कहाँ पे पहुंचा, पार्टिकल एक्सट्रीम पे पहुंचा, मतलब फेजर ऐसे पहुंच चुका, फेजर हमारा ऐसा वर्टिकल हो चुका है। तो फेजर कितना एंगल चला, 30 डिग्री। तो टाइम बेसिकली 30 डिग्री के लिए हम लोग निकाल लिए कि 360 में लगता है पाई बाई टी, तो टी बाई 360 और इंटू 30, तो टी बाई 12। और दूसरा बोला था कि एक्सेलेरेशन जब 0 होगा, तो हमें पता है कि एक्सेलेरेशन 0 मीन पे होता है, मतलब पार्टिकल एक्सट्रीम पे गया, फिर एक्सट्रीम से मीन पे आया होगा। तो जब वापस एक्सट्रीम से जब मीन पे आया, तो अभी हमारा फेजर यहाँ पे पहुंच चुका था। तो फेजर कितना एंगल कवर कर चुका था, इनिशियल से अगर देखें तो 120 डिग्री कवर कर चुका था, मतलब 360 कवर करने में कैपिटल टी ले रहा है, तो 120 मिलेगा कैपिटल टी बाई 3। चलो फिर हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। टाइम वाला क्वेश्चन, फेज डिफरेंस वाले क्वेश्चन, ग्राफ कन्वर्जन वाले क्वेश्चन, इक्वेशन लिखने वाला क्वेश्चन, इन सारे को हम लोग फेजर से बहुत इजीली देख सकते हैं। काफी हेल्पफुल ये टूल है हमारे लिए। जैसे बोला पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, इट्स एम्पलीट्यूड इज ए, उसका एम्पलीट्यूड ए दे रखा है, टाइम पीरियड 5 सेकेंड है, तो द टाइम रिक्वायर्ड बाय इट टू मूव फ्रॉम x इक्वल टू a टू x इक्वल टू a बाई रूट 2। बोला कि पार्टिकल तो ऐसे होगा, ये हमारा मीन पोजीशन है, ये सपोज करो x इक्वल टू a है और इधर है x इक्वल टू माइनस है, ऐसे चल रहा है। बोला कि कहां से कहां जा रहा है, a से a बाई रूट 2, मतलब अभी t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल a पे है और a से कहीं a बाई रूट 2 पे पहुंचा है, तो कितना टाइम लिया होगा। अगर हम मैथमेटिकली जाएंगे तो हमें इक्वेशन लिखना पड़ेगा, इक्वेशन लिख के डिफरेंशिएट करके, या सॉरी टाइम निकालना है तो इक्वेशन में वो पुट करना पड़ेगा। जैसे ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है तो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है, हमें उससे बचना है, हमें टाइम निकालना है, हमें क्या करना है, फेजर को प्लॉट करना है कि भाई जब पार्टिकल ए पे है, हम लोग फिर से कुछ नहीं किया, हमने एक ऐसा सर्कल बनाया, हमें पता है कि फेजर इस सर्कल पे रोटेट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज में, उसका वर्टिकल प्रोजेक्शन ये पार्टिकल का पोजीशन बता रहा है, ये 0 है, ये पॉजिटिव एक्सट्रीम है, ये निगेटिव एक्सट्रीम है। t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहां पे है, तो मूव फ्रॉम x इक्वल टू a, मतलब अगर पार्टिकल यहां पे है तो फेजर अभी यहां पे, ये हमारा t इक्वल टू 0 वाला पोजीशन है फेजर का।
अब ऑब्वियस सी बात है कि एक्सट्रीम के बाद तो पार्टिकल किधर जा रहा होगा, एक्सट्रीम पे है तो पार्टिकल मीन की तरफ जा रहा होगा। अब पार्टिकल मीन की तरफ जा रहा होगा तो फेजर हमेशा एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करवाना है, फेजर तो ऐसे ही रोटेट कर रहा होगा। अब पार्टिकल कहां पे पहुंचा, a/√2 पे। तो देखो पार्टिकल यहां पे पहुंचा, ये डिस्टेंस, ये वाला जो डिस्टेंस है ये a/√2 है, ये पार्टिकल का पोजीशन है। और अभी पार्टिकल किधर की तरफ आ रहा होगा, तो अभी पार्टिकल मीन पोजीशन की तरफ आ रहा होगा। पार्टिकल का अगर पोजीशन पता है और मुझे फेजर को प्लॉट करना है तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें इसके यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसा ड्रॉ करो। फेजर का टिप या तो इस पॉइंट पे हो सकता है, मतलब फेजर या तो ऐसे हो सकता था या ऐसे हो सकता था। अगर फेजर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता तो पार्टिकल एक्सट्रीम की तरफ जा रहा होता। अभी पार्टिकल किधर की तरफ आ रहा है, मीन की तरफ, मतलब हमारा फेजर सेकंड क्वाड्रेंट में है। हमने ये फेजर प्लॉट कर लिया, अभी हमारा फेजर ये है। इसका मतलब है पार्टिकल जब यहां से यहां आया, मतलब पार्टिकल जब a से a/√2 पे आया तो फेजर यहां से यहां आया। हमें बस ये एंगल निकालना है। अब ध्यान से देखना, ये रेडियस तो हम लोग एम्पलीट्यूड के इक्वल लेते हैं, तो अगर ये एंगल a है, ये a/√2 है, तो ये वाला थीटा आ जाएगा। कॉस थीटा को लिखोगे बेस बाय हाइपोटेनस, तो ये थीटा कितना आएगा 45 डिग्री। जैसे ही हमें ये दिख रहा है कि एंगल आ गया 45 डिग्री, हम लोग बोलेंगे 360 डिग्री चलने में टाइम लेता है कैपिटल टी। कैपिटल टी मतलब टाइम पीरियड। 1 डिग्री चलने में टाइम कितना ले रहा होगा, t/360। 45 डिग्री चलने में टाइम लेगा 3/360 इंटू 45। ये 45 और 8 आ जाएगा, 8 आ गया, मतलब t/8। t/8 का मतलब 5/8 सेकेंड, 5/8 सेकेंड। देखो कितना सिंपल है। मतलब पार्टिकल का पोजीशन पता है, हम फेजर को प्लॉट कर सकते हैं। फेजर पता है, पार्टिकल को प्लॉट कर सकते हैं। कैसे, मतलब तुम्हें ये अगर पार्टिकल, अगर हमें पता है कि इसी लाइन पे पार्टिकल एसएचएम हो रहा है, ये पॉजिटिव एक्सट्रीम है, ये नेगेटिव एक्सट्रीम है। मान लो पार्टिकल का पोजीशन पता है, तुम क्या करो, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो सर्कल पे, जहां पे कट कर रहा है सेंटर से उस लाइन, उस पॉइंट को मिलाओ, फेजर हम प्लॉट कर लिए। अब फेजर जैसे यहाँ पे इस पॉइंट पे भी कट कर रहा है, यहाँ पे भी कट कर रहा है, तो या तो फेजर ऐसा होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, या फेजर हमारा होगा सेकंड क्वाड्रेंट में। फेजर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसका मतलब है पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है। फेजर सेकंड क्वाड्रेंट में है, मतलब मीन की तरफ आ रहा है। और ये कैसे, ये हम लोग प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, वो तुम वहां रेफर कर सकते हो। तो हमें दिख रहा था कि 0 से a/√, मतलब एक्सट्रीम से a/√2 की तरफ आया है, मतलब मीन की तरफ जा रहा था, तो यहाँ पे हमने फेजर प्लॉट कर लिया। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। मतलब टाइम वाला, जैसे ही हमें देखा टाइम का क्वेश्चन, हमें कुछ नहीं करना है, हमें फेजर प्लॉट करना है, वहां से सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन है फिर से यहाँ पे देखो, बोला सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर एज एम्पलीट्यूड ए एम्पलीट्यूड है, टाइम पीरियड है 6 पाई सेकेंड, मतलब कैपिटल टी का वैल्यू दे रखा है 6 पाई सेकेंड। Assuming the oscillation starts from its mean position, क्या बोला है, oscillation start कर रहा है mean position से, time required by it to travel from x equal to a to x equal to √3a/2 will be pi by x second, where x का वैल्यू पूछा है। तो तुम्हारे दिमाग में आया कि ठीक है सर, ये मीन पोजीशन से बोल रहा है, तो मीन पोजीशन से, तो मीन पोजीशन से स्टार्ट करके पॉजिटिव एक्सट्रीम भी जा सकता है, नेगेटिव एक्सट्रीम भी जा सकता है। कुछ नहीं, अगर मेंशन हो तो हमेशा सबसे सिंपल केस लो, मीन पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है, पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है, उससे इसमें कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि हमें यहाँ पे क्वेश्चन ये नहीं बोला है कि मीन पोजीशन से कितना टाइम लग रहा है, बोला है टाइम रिक्वायर्ड बाय इट टू ट्रेवल फ्रॉम x इक्वल टू a, मतलब x इक्वल टू a से पूछा है। तो देखना, जब पार्टिकल हमारा x इक्वल टू a पे है, जब पार्टिकल x इक्वल टू a पे है, तो हमारा फेजर यहाँ पे, इनिशियल को हमने मान लिया कि ये हमारा, ठीक है, ये यहां से टाइम हमें कैलकुलेट करना है कि पार्टिकल x इक्वल टू a पे है। अब कहां पे है, तो x इक्वल टू a मतलब पॉजिटिव एक्सट्रीम पे है, तो उसका तो मीन की तरफ जा रहा होगा। अब कहां पे पहुंचा, x इक्वल टू √3/2a, मतलब पार्टिकल कहीं अभी यहां पे पहुंचा √3/2a, और किधर की तरफ जा रहा है अभी, तो वो मीन की तरफ जा रहा है। अच्छा, अगर पार्टिकल यहाँ पे पहुंचा मीन की तरफ जा रहा है, मतलब इसके कोरेस्पॉन्डिंग फेज है ये होगा। तो देखो फिर शुरुआत में कहां पे था, ए पे था, फिर यहां पे पहुंचा, बेसिकली हमें ये वाला एंगल निकालना है।
तो हमें टाइम पता चल जाएगा। अब ये एंगल कैसे निकाले, तो ये हमें पता है रेडियस एम्पलीट्यूड के इक्वल होता है, ये ए है, और ये वाला जो डिस्टेंस है मीन से ये तुम्हारा दे रखा है √3/2a। इस वाले एंगल को थीटा मान लो, लिखोगे cos थीटा इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनस, तो √3a/2 और हाइपोटेनस a है, यह आ गया √3/2। अगर cos थीटा √3/2 है, इसका मतलब है थीटा का वैल्यू कितना है 30 डिग्री। अगर थीटा 30 मतलब कि इस गिवन पोजीशन के लिए x a से x √3a/2 के लिए फेजर हमारा 30 डिग्री रोटेट किया है। अब 360 डिग्री रोटेट करने में फेजर कैपिटल T टाइम लेता है, 1 डिग्री रोटेट करने में T/360 टाइम लेगा, तो 30 डिग्री रोटेट करने में T/360 इंटू 30 लेगा, मतलब कैपिटल T/12। ये हमारा आंसर है। कैपिटल T का वैल्यू पुट करो तो जो टाइम आ रहा है वो आ रहा है 6 पाई। कैपिटल T का वैल्यू है 6 पाई/12, तो कितना है ये पाई/2 सेकेंड। ऑप्शन क्या था पाई/x, मतलब x का वैल्यू कितना होना चाहिए 2। ये हमारा आंसर है। होप कि थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। फिर ये हम लोग क्या है टाइम वाले क्वेश्चन देख रहे हैं। टाइम वाला कोई भी क्वेश्चन होगा तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें एकदम ही फेजर पे प्लॉट करना है, कैसा भी क्वेश्चन हो वो तुम्हारा फेजर से हो जाएगा। तो हम लोग फिर से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये है एक इक्वेशन वाला क्वेश्चन हमें देखा। कहाँ देखो फेजर कहाँ पे हेल्पफुल है, मतलब एक ऐसा दिमाग में आ रहा होगा कि ठीक है चलिए चैप्टर में हम फेजर पढ़ रहे हैं, पर क्या फेजर हर जगह हेल्पफुल है? फेजर हेल्पफुल है, पर ऐसा नहीं है कि कोई भी क्वेश्चन पूछा तो हम फेजर ही सोचेंगे, लेकिन फेजर कहाँ पे हेल्पफुल है ये हमें पता होना चाहिए। कि टाइम वाला कोई भी क्वेश्चन होगा फेजर काफी हेल्पफुल है, क्योंकि हम मैथ से बच जाते हैं। इक्वेशन लिखने वाला कोई भी क्वेश्चन होगा फेजर काफी हेल्पफुल है, मैथ से बच जाओगे। फेज डिफरेंस वाला कोई भी क्वेश्चन होगा फेजर काफी हेल्पफुल है, वहां भी मैथ से बच जाओगी। ग्राफ कन्वर्जन वाला कोई क्वेश्चन होगा, एक्सटी का ग्राफ दे दिया, वीटी का पूछा, वीटी का दे दिया, एटी का पूछा, उस तो वहां पे हेल्पफुल है। और वेव वगैरह में कोई चीज फेज में लीड करना, लैग करना, वो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी देता है हमें फेजर। जैसे अब पार्टिकल एग्जीक्यूट्स एसएचएम, एसएचएम एग्जीक्यूट कर रहा है, उसका एम्पलीट्यूड ए है एक्स एक्सिस के अलाउंग, टी इक्वल टू 0 पे देखो पार्टिकल क्या बोला, टी इक्वल टू 0 पे द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज a/2। टी इक्वल टू 0 पे x a/2 पे है और इट मूव्स अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मतलब ये हमारा मीन पोजीशन, ये पॉजिटिव एक्सट्रीम, ये निगेटिव एक्सट्रीम। पार्टिकल पॉजिटिव a/2 पे है, मतलब a/2 पे है, और किधर की तरफ मूव कर रहा है? इट मूव्स अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इसका मतलब है पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ मूव कर रहा है। मीन की तरफ मूव कर रहा होता है मतलब हम लोग बोलते हैं कि निगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है। इसका मतलब टी इक्वल टू 0 पे अभी पार्टिकल पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ मूव कर रहा है। इसका फेजर प्लॉट करो। ये हमारा मेन पोजीशन है, यही इधर की तरफ प्लस है, इधर की तरफ माइनस है। पार्टिकल कहाँ पे है? पार्टिकल अभी है a/2 पे, मतलब ये वाला जो डिस्टेंस है ये a/2 है। पार्टिकल अभी यहाँ पे, और किधर की तरफ जा रहा है? पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग फेजर किस क्वाड्रेंट में होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर क्वेश्चन में होता है कि ये नेगेटिव एक्स में मूव कर रहा है, इसका मतलब नेगेटिव एक्स मतलब मीन पोजीशन की तरफ, मतलब इधर मीन पोजीशन नीचे की तरफ, मतलब किस क्वाड्रेंट में होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में। हम लोग फेजर को प्लॉट करेंगे, यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किए, ये वाला टिप यहाँ पे दिख रहा है सर्कल पे मीट करता हुआ, मतलब ये हमारा फेजर है t इक्वल टू 0 पे। ये हमें t इक्वल टू 0 पे फेजर दिखाई दिया। अब देखो ये वाला a/2 और ये a है, ये वाला एंगल हमें पता चल जाएगा, cos थीटा लिखेंगे बेस बाई हाइपोटेनस, a/2/a 1/2, ये 60 आया। अगर ये 60 आया मतलब ये वाला एंगल 30 आया। अब मुझे इक्वेशन लिखना है, हम कोई भी बेस फेजर का हेल्प ले सकते हैं। हमने अगर t इक्वल टू 0 पे फेजर यहाँ पे होता तो इक्वेशन होता a sin ओमेगा t। इससे कितना आगे दिख रहा है t इक्वल टू 0 पे फेजर? 30 डिग्री। तो हम लोग डायरेक्टली इसका इक्वेशन लिख सकते हैं a sin ओमेगा t प्लस 30। इसको हम लोग इसके हेल्प से भी लिख सकते थे, इसको लिख सकते थे अगर t इक्वल टू 0 पे फेजर ऐसा होता तो हम लोग क्या इक्वेशन था? स्टैंडर्ड इक्वेशन a cos ओमेगा t। उससे देखो a cos ओमेगा t से ये जो 60 है ये किस सेंस में है? फेजर हमारा एंटी क्लॉकवाइज में चल रहा है,
तो कोई चीज क्लॉकवाइज में होगा तो हम लोग बोलेंगे माइनस, मतलब वो पीछे है। ये बेस फेजर से एंटी क्लॉकवाइज में 30 डिग्री है आगे, तो हम लोग बोलते हैं कि ये आगे है, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज में लीड करना, क्लॉकवाइज में कोई है मतलब लैग करना। जैसे अगर हम a cos ओमेगा टी के हेल्प से लिखते हैं तो a cos ओमेगा टी से हम लोग बोलते हैं ये फेजर अभी पीछे है, कितना पीछे, 60 डिग्री। तो इसी को लिख सकते थे a cos ओमेगा टी माइनस 60। लेकिन कंपेयर किससे करना है, इक्वेशन का फॉर्मेट देखो, a sin ओमेगा टी प्लस डेल्टा, इससे कंपेयर कर लो, a sin ओमेगा टी प्लस जो भी वैल्यू दे रखा है 5, वो वैल्यू 30 डिग्री आया, 30 का मतलब है π/6। तो हमें डायरेक्टली इक्वेशन पता चल गया π/6। फिर से हम लोग मैथ से बच गए, जहां भी पार्टिकल का पोजीशन था हमने उसके कोरेस्पॉन्डिंग फेजर को प्लॉट किया और स्टैंडर्ड फेजर के हेल्प से हम लोग इक्वेशन लिख दिए और उसको कंपेयर कर लिए। तो आई होप कि थोड़ा बहुत तुम्हें फेजर का क्लैरिटी आ रहा होगा कि हमें फेजर का यूज कैसे करना होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन देखो, ये ऐसे पढ़ने पे काफी टफ लगेगा अगर मैथमेटिकल जाओगे तो, कि टू पार्टिकल्स आर परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अबाउट द सेम इक्विलिब्रियम पॉइंट, द एम्पलीट्यूड एंड टाइम पीरियड फॉर बोथ द पार्टिकल्स आर सेम। अच्छा, एम्पलीट्यूड सेम दे रखा है, टाइम पीरियड सेम है। टाइम पीरियड सेम है मतलब ओमेगा सेम है, मतलब दोनों फेजर को जब प्लॉट करोगे तो दोनों फेजर का ओमेगा सेम आएगा। एंड एम्पलीट्यूड a और टाइम पीरियड t दे रखा है। एट टाइम t इक्वल टू 0 वन पार्टिकल हैज डिस्प्लेसमेंट a व्हाइल द अदर वन हैज डिस्प्लेसमेंट -a/2 एंड दे आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक बड़ा सा फेजर बनाते हैं और एक ही फेजर में दोनों को प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। एक यहाँ पे बड़ा सा फेजर बना है, क्यों एक ही फेजर में दोनों का हम लोग क्यों प्लॉट कर पा रहे हैं, क्योंकि दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है और दोनों का टाइम पीरियड सेम है। तो एम्पलीट्यूड सेम है तो एक ही, दोनों का रेडियस एक ही इक्वल होगा, तो इसलिए हम लोग एक ही फेजर में दोनों पार्टिकल को प्लॉट कर रहे हैं। अब बोला है कि t इक्वल टू 0 पे एक पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट a है, मतलब t इक्वल टू 0 पे एक पार्टिकल का फेजर यहाँ पे है। मान लो ये हमारा फर्स्ट पार्टिकल का फेजर है t इक्वल टू 0 पे, और दूसरे पार्टिकल का फेजर है -a/2 पे एंड दे आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर। अच्छा, ये वाला पार्टिकल जब एक्सट्रीम पे है तो ये तो नीचे की तरफ आ रहा होगा, मतलब मीन की तरफ आ रहा होगा, और दूसरा पार्टिकल मान लो ये वाला जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस ये कितना है, ये है -a/2, मतलब ये वाला पार्टिकल यहाँ पे है। अब इसके कोरेस्पॉन्डिंग फेजर किधर होगा, तो बोला है कि दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहा है, इसका मतलब ये वाला पार्टिकल इधर आ रहा होगा मीन की तरफ, और ये भी किधर जा रहा होगा, मीन की तरफ। तो जब ये पार्टिकल मीन की तरफ जा रहा है तो किस क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। अगर ये निगेटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रहा होता तो किस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। मतलब मैंने फेजर प्लॉट किया, इसके कोरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया, फेजर का टिप यहाँ पे होगा, ये जो हमारा ओरिजिन है इसको ऐसे मिला है, इसका मतलब है ये हमारा सेकेंड पार्टिकल का फेजर है t इक्वल टू 0 पे। ये भी ओमेगा से चल रहा है, ये भी ओमेगा से चल रहा है, दोनों का ओमेगा सेम क्यों है, क्योंकि दोनों का टाइम पीरियड सेम है, क्योंकि टाइम पीरियड होता है 2π/ओमेगा, टाइम पीरियड सेम है, इसका मतलब ओमेगा सेम है। अब अगर ओमेगा सेम है, इसका मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि दोनों के बीच का जो ये एंगल है, ये भी ओमेगा से, ये भी ओमेगा से रोटेट कर रहा है, मतलब ये जो एंगल तुम्हें दिख रहा है, ये वाला एंगल, ये कांस्टेंट होगा, मतलब जितना एंगल ये रोटेट करेगा उतना ही एंगल ये रोटेट करेगा, मतलब दोनों के बीच का जो एंगल है वो चेंज नहीं कर रहा है। वो कब चेंज करता, जब हमारा ओमेगा अलग अलग होता। तो अब क्या बोला है कि दे क्रॉस ईच अदर, कि भाई कब क्रॉस कर रहा है, तो तुम खुद से लॉजिकली सोचना है कि ये पार्टिकल अभी यहाँ से एक्सट्रीम से मीन आ रहा होगा, ये या इस -a/2 से मीन की तरफ जा रहा होगा, तो इसे ये जब मीन पे आया होगा तो इसका फेजर 90 चला होगा। अच्छा, ये एंगल देख लो कितना है, तो ये a/2 है, ये हमारा a है, तो इसको अगर हम थीटा बोल दें तो cos थीटा फिर से हो जाएगा बेस बाई हाइपोटेनस, तो a/2/a, ये एंगल 60, मतलब ये वाला एंगल टोटल 120, क्योंकि यहाँ से 30। तो देखो ये वाला पार्टिकल यहाँ है, यहाँ से जब ये पार्टिकल मीन पे पहुंचेगा तो इसका फेजर यहाँ पे आया होगा, इसके फेजर को 30 डिग्री चलना पड़ा, और इस पार्टिकल को मीन पे आने के लिए इसके फेजर को 90 चलना पड़ा।
तो ऑब्वियस सी बात है कि ये पार्टिकल जब मीन पे पहुंचा होगा तो ये वाला पार्टिकल कहीं अभी इधर ही होगा, ये मीन पे नहीं पहुंचा होगा क्योंकि दोनों का फेजर कांस्टेंट ओमेगा से चल रहा है। तो मीट करने का कंडीशन हमें क्या दिख रहा है कि जब मीट किया होगा तो इसका मतलब है कि पहला वाला जो पार्टिकल है ये अभी कहीं होगा यहाँ पे, और दूसरा वाला मीट किया मतलब दूसरा वाला पार्टिकल भी इसी पॉइंट पे होगा, और पहले वाले का फेजर ये तो ऐसे चल रहा है ना, तो पहले वाले का फेजर कहीं अभी फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, ये पहले वाले का फेजर, और दूसरा वाला मीन से किधर की तरफ जा रहा होगा, पॉजिटिव एक्सट्रीम, मतलब इसका फेजर इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कहीं यहाँ पे आया होगा, ये दूसरे वाले का। ये समझ में आ रहा है कि हम लोग कैसे डिसाइड किए कि कहीं यहीं पे मीट किया होगा, नीचे क्यों नहीं मीट किया होगा, मतलब इधर की तरफ, क्योंकि देखो इसको मीन तक आने में इसके फेजर को 30 डिग्री चलना है, इसको मीन तक आने में इसके फेजर को 90 डिग्री चलना है, दोनों फेजर सेम ओमेगा से रोटेट कर रहा है। इसका मतलब है जब ये 30 चला होगा तो ये भी तो अभी 30 ही चला होगा। इसका मतलब ये वाला पार्टिकल जब मीन पे पहुंचा होगा मतलब इसका फेजर यहाँ पे है, फेजर 30 चला, तब तक इसका भी फेजर 30 ही चला होगा, मतलब पार्टिकल कभी अभी ये मीन पे नहीं पहुंचा होगा, अभी ये पॉजिटिव एक्सट्रीम और मीन के कहीं बीच में ही होगा। तो ये पार्टिकल फिर एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है, ये मीन की तरफ आ रहा है, मतलब कहीं यहाँ पे मीट कर रहा है। जब मीट कर रहा है इसका मतलब है दोनों पार्टिकल का पोजीशन सेम है, लेकिन ये वाला जो पार्टिकल है सेकेंड वाला पार्टिकल वो एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है, फर्स्ट वाला पार्टिकल किधर की तरफ आ रहा है, मीन की तरफ। फर्स्ट वाले पार्टिकल का फेजर यहाँ पे, सेकेंड वाले पार्टिकल का फेजर यहाँ पे, और इनके बीच का जो एंगल है वो एंगल चेंज नहीं हुआ है, मतलब ये एंगल अभी भी कितना है 120, मतलब ये वाला जो एंगल है 1 और 2 के बीच का ये अभी भी 120 डिग्री ही है। अब ध्यान से देखना, ये ए, ये भी ए, ये हमारा कॉमन ही हो गया दोनों के लिए, ये ए है, ये भी ए है, ये हमारा कॉमन हो गया, ये डिस्टेंस। तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या दिख रहा है, कॉन्ग्रुएंट दिख रहा है। इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा और टोटल एंगल 120 है, मतलब ये वाला एंगल हो गया 60 और ये वाला भी एंगल कितना हो गया 60। ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया और टोटल एंगल हमें दिख रहा है कि टोटल एंगल दोनों के बीच का 120 ही होना है, मतलब ये एंगल हो गया 60, ये भी एंगल हो गया 60। अब किसी एक फेजर को पकड़ो, मतलब हम लोग बोल सकते हैं फर्स्ट वाला फेजर 60 डिग्री चला, या हम सेकंड फेजर को पकड़े तो देखो सेकंड फेजर ये वाला एंगल 30 है ना, तो ये इसके साथ नीचे 30 था, अभी हॉरिजॉन्टल के साथ ऊपर की तरफ 30 बना रहा है। तो या तो हम फर्स्ट फेजर को देखें या सेकंड फेजर को, दोनों कितना एंगल चल रहा है 60 डिग्री, मतलब जब दोनों क्रॉस कर रहा है तो दोनों फेजर कितना एंगल चला है 60। अब टाइम पीरियड अगर t है तो 2 पाई मतलब 360 डिग्री चलने में t टाइम लगा, 1 डिग्री चलने में लगा होगा t बाई 360। तो 60 डिग्री जब फेजर चल रहा है तो t बाई 360 इंटू 60 मतलब t बाई 6। हमारा आंसर कितना हो गया t बाई 6। कितने टाइम के बाद दोनों क्रॉस कर रहा होगा, t बाई 6 टाइम के बाद। क्लियर है ये? देखो फेजर से कितना इजीली हम लोग सॉल्व कर पाए इसको। तो आई होप कि फेजर का तुम्हें ये वाला पार्ट आ रहा होगा समझ में, और इसमें आज के लेक्चर में हम लोग इसको अभी कंक्लूड करते हैं। फिर और हम लोग फेजर का अभी एटलीस्ट 2 लेक्चर और मैं डालूंगा जिससे कि फेजर को लेके बिल्कुल एक क्लैरिटी आ जाए कि किसी भी पैरामीटर का अगर साइनसोइडल फंक्शन या साइनसोइडल वेरिएशन है तो हम लोग उसके कोरेस्पॉन्डिंग एक फेजर प्लॉट कर सकते हैं, और उसके हेल्प से टाइम वाला क्वेश्चन, इक्वेशन वाले क्वेश्चन, ग्राफिकल क्वेश्चन, फेज डिफरेंस वाले क्वेश्चन, इन सारे क्वेश्चंस को हम लोग फेजर की हेल्प से बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।